नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पांच साल की बच्ची के फेफड़ों में अटकी गोली निकाली, जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के डॉक्टर्स ने दिखाया कमाल। राहुल गांधी के बयान पर अजमेर में रोष, सौंपा जाएगा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। विवाहिता की कुएं में मिली लाश, ससुराल पक्ष पर लगा हत्या का आरोप। रेलवे अस्पताल की कद को कम करने का विरोध, रेल कर्मियों का क्रमिक अनशन जारी। असली किन्नरों के होते हुए नकली किन्नर रेलगाड़ी में कर रहे हैं यात्रियों को परेशान, 3 युवक गिरफ्तार। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। 5 वर्षीय बालिका के जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल की कैजुअलिटी में बीते दिनों जांच के दौरान ये आया कि बालिका की पीठ पर गोली के निशान थे। वे पता चला कि बच्चे के खेल खेल में नीलगाय को भगाने में प्रयुक्त होने वाली बंदूक से गोली लगी है। आपको बता दें, सिटी स्कैन करने पर यह पता चला कि यह गोली फेफड़ों के आर पार जाकर छाती में अटक गई है। डॉक्टर ने मरीज को कैजुअलिटी में देखा तथा उसके पिताजी और घर वालों को ऑपरेशन के लिए कहा, क्योंकि देरी होने पर जान का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बालिका को तुरंत ऑपरेशन के लिए भेजा गया। गोली उसकी छाती के आगे जाकर मतलब के बीच पर ही अटक गई थी। दबाने पर महसूस नहीं की जा रही थी, लेकिन सिर्फ एक्सरे में ही दिखाई दे रही थी। रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर की मदद से काफी मशक्कत के बाद ऑपरेशन कर गोली को बाहर निकाला गया।
जैसा कि हम पहले से करते आ रहे हैं, जब जेएलएन में कोई विशेष काम, विशेष ऑपरेशन या कोई विशेष सुविधा हम जनता के लिए उपलब्ध कराते हैं, तो हम आप लोगों के मार्फत आम लोगों को ये सूचना प्रसारित करते हैं कि जिससे ये पता लगे कि जेएलएन में आजकल क्या कार्य हो रहे हैं। उसी की कड़ी में इस बार हमने एक 5 साल का एक बच्चा आया था, जिसके कि ये नीलगाय भगाने वाले जो एक बंदूक होती है, उस बंदूक में से एक आवाज़ के लिए गोली निकालते हैं। उस गोली इसकी बहन, बड़ी बहन थी, वो सफाई कर रही थी, तो वो इसके बच्चे के पीछे पीठ में लगी और वो लगने के बाद में इसके फेफड़े को पियर्स करती हुई इसकी बाहर निकल गई और कुछ पोर्शन उसका एक्जिला में रुक गया। हमारे ये कैजुअलिटी में प्रेजेंट हुए 25 तारीख को। उसके बाद में मरीज को का सीटी स्कैन किया गया, उसका एक्सरे किया गया और हमारे जो कार्डियोथोरेसिक सर्जन हैं डॉक्टर प्रशांत कोठारी, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने दिखाया कि भाई अभी जो गोली और छर्रा जो भी कह सकते हैं, वो आपको उसकी फ़ोटो दिखाएंगे, वो अभी अंदर है लेकिन वो लोकेट नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने विद द हेल्प ऑफ एनेस्थीसिया और विद द हेल्प ऑफ सर्जन इन्होंने उसको लोकेट किया और लोकेट करने के बाद में मेजर सर्जरी करते हुए उसको इन्होंने निकाल लिया। चूँकि ये गोली थी वो मसल के लेवल्स में, एक्जिला की जो मसल्स थी उसके अंदर फंसी हुई थी। अगर उसको ढंग से नहीं करते तो ये हाथ के पैरालिसिस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो बहुत ही बारीकी से और इसमें समय भी लगा, उस करने के बाद में डॉक्टर प्रशांत कोठारी ने उस गोली को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद में इसके लंग्स को भी रिपेयर किया गया और रिपेयर करने के बाद में इसको आईसीयू में रखना पड़ा। आईसीयू में, पीडियाट्रिक्स आईसीयू में रखा, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण की देखरेख में वहाँ रखा और आज आप देख रहे हैं कि बच्चा एकदम स्वस्थ है, आपके सामने बैठा हुआ है। नहीं, ये केस हमारे लिए रूटीन से बहुत अलग रहा और काफ़ी लंबा भी रहा। ये शाम को हमें आए थे और ये 5 साल का बच्चा था, तो इसके पीठ पे गोली लगी थी। जो बच्चों के लिए वो जो जानवर को भगाने की गन होती है, तो जब इसके वो लगी, वो हमने जब सीटी कराया सबसे पहले आते ही, एक्सरे में वो गन दिख रही थी बट हमें सीटी चाहिए था, तो सीटी कराया। सीटी में गन हमें देखी आगे अटकी हुई है, बस वो उसने फेफड़े को तो चीर दिया था और बस हार्ट के पास जाके रुक गई थी एक्जिला में। तो अब ऐसे था कि गन हमें निकालनी तो थी। सबसे पहले हमारा काम होता है ब्लड अरेंज करना, तो हमने वो पहले तो ब्लड अरेंज किया। फिर जैसे ही ब्लड अरेंज हुआ, हमने इनके मरीज़ के परिजनों की सहमति से हमने इसको सर्जरी के लिए रात में 9 बजे करीब शिफ्ट किया। अब 9 बजे से लेके करीब हमें 2:30 बज गए इसको दोबारा शिफ्ट करने में। इसमें हमें काफ़ी चैलेंजेस आए इनिशियली। हमें ये हमने देखा तो वो फेफड़े को चीरती हुई जा रही थी, तो फेफड़े का लीक तो हमने सील किया, बहुत अच्छा वो सील हो गया, उसमें कोई लीक नहीं थी, तो हम फेफड़ा बचा पाए। वरना हमारे पास में हमने पहले से ही इनको कह रखा था कि अगर हो सकता है कि हम फेफड़े को सेक्रीफाइस करें, लेकिन फेफड़ा बचा और हम ईश्वर के इसके लिए धन्यवाद देंगे। दूसरा, ये गोली हमें मिल नहीं रही थी क्योंकि गोली ये कई मसल के बीच में फंसी हुई थी। इसका जो नुकीला पार्ट था वो बार बार घूम रहा था, दबाने पे भी ये फील नहीं हो रही थी। तो अब उसमें एक ही ऑप्शन था कि हम एक्सरे करके देखें ये है क्या। तो हमने एक्सरे लिए, तो अब जो सीरियल एक्सरे आपको वीडियो में देखेंगे उसमें क्या वो ईसीजी लीड जो लगती है मरीज़ की, तो उससे बार बार हम कंफ्यूज हो। तो पहले हमने ईसीजी लीड हटाई, तो वो फिर हमें लोकेट हो गई। फिर उसके बाद में जब हमने उस एरिया में देखा जाके तो वहाँ नहीं मिल रही थी। फिर हमने क्या है, जो चीरा दे रखा था छाती में, उससे ही हमने हमारी जो मॉस्किटो फोर्सेप्स होती है वो पास करी। तो हमने देखा कि उसके आगे है, पीछे, दाएं हैं, बाएं हैं, तो वो हमें एज अ गाइड सर्व करा और उसने काफ़ी मदद करी। वो हमने त्वरित उसी समय डिसीजन लिया, तो दोबारा से एक्सरे भेजा। अविनाश सर हमारे जो रेडियोलॉजी में, उनकी मदद से रेडियोग्राफर आए, हाथों हाथ थिएटर में एक्सरे लेके गए और हमें भेजा मोबाइल पे। फिर हमने देखा, फिर उसकी मदद से, उस मॉस्किटो आर्टरी की मदद से हमें उस गोली को हम रिट्रीव कर पाए। अब मैं ये बताना चाहूँगा, ऐसे पेशेंट जो होते हैं इनको आप एक बार जैसे ही आपने छाती आप खोलते हो तो दोबारा जैसे ही बंद करते हो तो लंग हाथों हाथ नहीं फूलता, क्योंकि बहुत पेशेंट को दर्द होता है। किसी भी लंग के केस में दर्द बहुत होता है क्योंकि आप असलियाँ खोलते हो। तो उसमें हमारे डॉक्टर जयप्रकाश सर हैं, फिजियोलॉजी पीडियाट्रिक्स के हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान मैं कहना चाहूँगा कि पीआईसीयू में उनका बहुत अच्छी केयर रही। और क्या चलाना है, कब चलाना है, बच्चे को समय समय पर देखना, उन्होंने बहुत ध्यान दिया। तो मतलब इट वाज अ टीम एफर्ट जिसकी वजह से हम इनको सेव कर पाए। संसद में कल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदुओं को हिंसक कहने को लेकर हिंदू समाज में गहरा रोष व्याप्त है। सकल हिंदू समाज के संजय कुमार तिवारी का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा संसद में की गई इस टिप्पणी की वजह से उन्हें कुठाराघात हुआ है। इसको लेकर सकल हिंदू समाज द्वारा कल राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सुबह 10:30 बजे ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने सभी से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में एकजुट होकर समर्थन करें। कल 1 जुलाई को संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हिंदू समाज को हिंसक कहना एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान संसद में दिया गया।
इसके उस बयान से हिंदू समाज में बहुत सा आक्रोश है। कई हिंदू समाज के जाति बिरादरी के प्रमुखों ने आज इस पर हमसे अपेक्षा करी कि और अपना विरोध प्रकट करा। उसको देखते हुए सकल हिंदू समाज कल सुबह 10:30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधीश महोदय को राहुल गांधी के द्वारा दिए गए वक्तव्य का विरोध स्वरूप ज्ञापन दिया जाएगा। आप मीडिया के माध्यम से सकल हिंदू समाज को, हिंदू समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते अपील करता हूं कि कल इस ज्ञापन में, विरोध स्वरूप ज्ञापन में अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जो आतंकवादियों को जी लगाकर सम्मानित करता है, जो हिंदू स्वयं नहीं होकर हिंदू समाज को हिंसक कहता है, उसका संसद में दिया गया ये वक्तव्य हिंदू समाज के ऊपर कुठाराघात है। इसके विरोध में कल सकल हिंदू समाज जिलाधीश महोदय को उसके इस वक्तव्य के विरोध में ज्ञापन देगा। मसूदा के चावंडिया ग्राम से घटना सामने आई, जहां पर एक विवाहित युवती का शव कुएं में पड़ा मिला। मृतका के परिजनों ने जानकारी देकर बताया कि घटना से पहले उनको मृतका का फोन आया था, जिसमें उसने अपने ससुराल वालों द्वारा मारपीट करना बताया था। इसके कुछ देर बाद ही उसकी लाश कुएं में मिली है। शव की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से शव को कुएं से बाहर निकाला। पीयर पक्ष द्वारा हत्या की आशंका जताने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आपको बता दें कि 4 माह पूर्व मृतका का गौना हुआ था। कुएं में एक महिला गिर गई है, जन सहयोग से उसको निकाला और परिजन भी मौके पे आए। उसके लड़की के भाई ने, कालूराम जी ने रिपोर्ट दी कि मेरी बहन की जो डेड बॉडी कुएं मिली, इसकी निष्पक्ष जांच हो, मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए। डेड बॉडी को CSC मसूदा लेके आए, FSL टीम में आ रही है, FSL जांच भी होगी, बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा और इसका मुकदमा दर्ज होगा। डिप्टी साहब इसमें अनुसंधान करेंगे और आगे जो भी निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हाँ बोल। 5:45 बजे हमारे पापा को फ़ोन आयो। हाँ। और उन्होंने बोला मेरी बहन ने भी कि दादा मैंने ये मार काट दी। माँ के दादो आते हाथ फ़ोन काट और गोविंद जी को फ़ोन करियो जाल खेड़ा आला के, और गोविंद जी के बाद में उनका ससुरा को फ़ोन की दो। और गोविंद जी शायद 10 या 15 मिनट बचे गया जतरा आगे वह घटना योड़ी ही। और मैं वट पूछा जतरा बॉडी ने बाहर निकाल ली थी, पुलिस वाला हाँ वट बोली पर बॉडी ने वह बाहर निकाल ली। अब कई घटना ही ये गाँव में 6 बजे फोन आयो मारे। हाँ। के दादा के मैंने मार ही ना की। अरे मैं कि बेटा कौन मार ना की तुम? क्योंकि ये मार ही ना की के हम मुझे बेटा मैं आ दियो, मैं तारा हुनरा को फोन करूँ दयाल जी के। हाँ। और मैं आ जू अब आती और पचे बाद में उसके बाद में क्या मार के कुएं में डाल दी। उसके बाद में क्या फिर मिर्योड़ी मिली, मैंने बेरा भी जोड़ी पड़ी। हमारा बात है घटना ये जो मान के जब तक तो 1 घंटा 2 घंटा से गया इधर बाहर निकाल ली, सब निकाल ली बाहर केवा ना माचा ऊपर हुआण मिली बाहर निकालने को मिर्योड़ी वो में मरने वाले को आधे घंटे बाहर थोड़ा निकल जाता, मर भी गए वो मोटर भी लगी बाहर में निकाल ली। अजमेर में रेल कर्मचारियों द्वारा 2 दिन तक क्रमिक अनशन किया जा रहा है। UPRMS के मंडल सचिव ने जानकारी देकर बताया कि सरकार द्वारा लगातार रेलवे चिकित्सालय का कद घटाया जा रहा है। जहां पहले 206 बेड की व्यवस्था थी, वहीं अब मात्र 167 बेड की व्यवस्था ही बच गई है। साथ ही चिकित्सक और नर्सिंग के पदों को जयपुर में सेंट्रल हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इससे पहले भी उन्होंने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज एक बार फिर उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन कर 2 दिन का क्रमिक अनशन किया गया और रेलवे अस्पताल में बेड को बढ़ाने व पदों को पुनः चिकित्सालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई। उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर मंडल के मंडल चिकित्सालय के जो कद है लगातार कम करने के लिए एक सोची साची साजिश के तरह प्रयास किया जा रहा है। इस अस्पताल में पहले 206 बेड थे, जिसमें 20 कम करके 186 कर दिया गया। अब उस लगभग 1.5-2 माह पहले 186 से 20 बेड और स्थानांतरित करके 166 रह गया। जब 20 बेड स्थानांतरित करते वक्त प्रधान कार्यालय द्वारा सभी संबंधित अधिकारी ने ये विश्वास दिलाया था कि अजमेर मंडल चिकित्सालय के से कुछ पद स्थानांतरित नहीं करेंगे, लेकिन पिछले 12 जून को प्रधान कार्यालय ने एक आदेश जारी कर मंडल चिकित्सालय से नर्सिंग अधीक्षक का 4 पदों को स्थानांतरित करने का आदेश किया गया। तो इस तरह से पूरा विश्वास दिलाने के बावजूद भी इस पर विपरीत कार्रवाई करके
जो मंडल चिकित्सालय अधीनस्थ लगभग 1,20,000 रेलवे मेडिकल बेनिफिशियरीज है, जिसमें कार्यरत कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी वो उनका परिवारजन, कुल मिलाकर 1,20,000 से अधिक जो रेलवे मेडिकल के बेनिफिशियरीज की मेडिकल सुविधाओं में कटौती करने का जो कार्यवाही प्रशासन द्वारा जो किया जा रहा है, इसके विरोध में पहले दोनों मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों ने अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया, काली पट्टी बांधकर चताने का काम किया। उस सब के बावजूद भी जब प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करने की स्थिति में कि दोनों श्रमिक संगठनों ने, मान्यता प्राप्त श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से 1 तारीख से यानी कल 1 जुलाई से 2 दिन का क्रमिक अनशन का निर्णय लिया, जिसको क्रियान्वयन करते हुए कल सुबह 10 बजे से हम लोग इस क्रमिक अनशन में बैठा हुआ है कि आज शाम 6 बजे तक ये क्रमिक अनशन चलेंगे। इस अनशन के माध्यम से हम प्रशासन के ओर से ध्यान दिलाते हुए जो यहाँ से पदों का स्थानांतरण करने का कार्यवाही उन्होंने किया है, उस पर सुधार करते हुए इस आदेश को रद्द करने का मांग कर रहे। हमें उम्मीद है प्रशासन हमारा अजमेर मंडल के रेलवे मेडिकल बेनिफिशियरीज की जो तकलीफ़ है ये समझकर हमारा आवाज़ सुनकर कार्रवाई करेंगे। मैं एस आई जैकब, मंडल सचिव UPRMS। राजस्थान पुलिस द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़ व मादक पदार्थ की तस्करी के विरोध में किए जा रहे अभियान के तहत GRP थाना अजमेर पुलिस द्वारा नकली किन्नर बनकर यात्रियों को परेशान करने वाले 3 युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में अर्जुन गुर्जर उम्र 19 वर्ष, राहुल कुमार उम्र 23 वर्ष व करण सिंह रावत उम्र 20 वर्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक और नए सफर पर। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के आपातकालीन वार्ड में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान एक मजदूर के सर पर छत से प्लेट गिर गई, जिससे वह घायल हो गया। मजदूर का नाम चांदमल है, जो भोपू का बाड़ा निवासी है और पिछले 3
3-4 दिन से अस्पताल में काम कर रहा था। चोट लगने के बाद उसका अस्पताल में उपचार कराया गया है। गनीमत रही कि चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन आपको बता दें कि अस्पताल पिछले लंबे समय से अपनी बदहाल व्यवस्था से जूझ रहा है। पूर्व में भी कई बार अस्पताल में इस तरह के हादसे हो चुके हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं ली गई है। चांदमल क्या कर रहे थे आप? काम कर रहा था चुने जो। कहाँ पे? ये जेलन में। क्या हुआ था? हुआ क्या था? माथे में थोड़ी प्लेट गिर गई। प्लेट गिर गई थी तो ज़्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? सर में लगी। सर में लगी। साहब आ गई थी मिलने के लिए आपसे? कितने लोग काम करते हो आपको यहाँ पर? 2-4 दिन। कहाँ करने वाले हो? भोपालवाड़ा। पूरा नाम बताओ आपका। भोपालवाड़ा चांदमल। अभी ठीक है तब? कहाँ पे लगी? किसी के? क्या नाम है उसका? अभी साहब आ गए यहाँ पे? क्या काम चल रहा था यहाँ पर? चुनाई का काम। अच्छा, क्या हुआ? छत गिरी थी? कहाँ पे? किस जगह की बात है ये? किस जगह की बात है? इमरजेंसी में। आपका नाम? अभी तबीयत कैसी है उसकी? क्या नाम है उसका पूरा? चांद। कहाँ का रहने वाला? सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ 2024 का आज तीसरा दिन है, जिसके दौरान आज लॉन टेनिस की प्रतियोगिता खेली गई। इसके साथ ही स्विमिंग व तीरंदाजी की प्रतियोगिता भी आज से शुरू हो गई है, जिसमें खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उप महापौर नीरज जैन ने जानकारी देकर बताया कि नगर निगम द्वारा करवाई जा रही इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जिस उत्साह से खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं, निश्चित रूप से यह प्रतियोगिता स्टेट लेवल की प्रतियोगिता बनती जा रही है। इसके अलावा आज बास्केटबॉल की प्रतियोगिता का भी उद्घाटन होगा, साथ ही वॉलीबॉल की प्रतियोगिता का आज फाइनल मैच खेला जाएगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ का तीसरा दिन है और आज के दिन हमारे लॉन टेनिस की प्रतियोगिता शुरू हुई है, साथ में स्विमिंग और तीरंदाजी इनकी प्रतियोगिता भी आज शुरू हो रही है। निश्चित रूप से नगर निगम द्वारा कराए जा रहे इस प्रयास में अजमेर के खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन 150 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हमारे टेनिस में यहाँ पर खेल रहे हैं और इतने ही स्विमिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 40 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास तीरंदाजी में है। आज हमारा बास्केटबॉल का भी उद्घाटन होने वाला है और वॉलीबॉल का फाइनल आज शाम को होगा। लगातार खिलाड़ियों द्वारा जो प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि केवल मात्र ये अजमेर के बच्चों का टूर्नामेंट नहीं, एक नेशनल स्टेट लेवल का टूर्नामेंट ये बनता जा रहा है और मेरा आग्रह है अधिक से अधिक संख्या में अजमेर के जन यहाँ आएँ और इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए इनके मैचेस को देखें, इनका उत्साहवर्धन करें। ऑल फ्रेंड्स, सबसे पहले तो नीरज सर का धन्यवाद कि टेनिस को इसमें इंक्लूड किया और ये इतना सुंदर कोर्ट बनाया आज अजमेर के लिए, पब्लिक कोर्ट्स बन गए। पहले क्या मेयो में बहुत लिमिटेड जगह पे कोर्ट थे, लिमिटेड प्लेयर खेलते थे, आज अजमेर में धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा, तो मैसेज जो एवरेज फैमिली के प्लेयर है वो भी खेलेंगे। और टेनिस जो 2 मैसेज देता है वो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। टेनिस स्टार्ट्स विद लव ऑल। पहला मैसेज है कि लव ऑल, सबसे प्यार करना है, ये बहुत बड़ा मैसेज है। काउंसिल ने भी बोला लव ऑल। वाले सभी खिलाड़ी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान अजमेर के लिए कोई नया नाम नहीं है। खिलाड़ी जगत में इस नाम को चलाने वाले हमारे परम श्रद्धेय ओमकार सिंह जी लखावत, जो पिछले 20 वर्षों से लगातार इस प्रयास को कर रहे थे और अच्छे ढंग से कर रहे थे, प्रभावी ढंग से कर रहे थे। उसी कड़ी में जब अभी विरासत वाली बात चली तो भरत सर के बाद राहुल सर, तो ऐसे ही हमारे माननीय हैं लखावत जी के दत्तक पुत्र नीरज जी तो इस कड़ी में जोड़ा जा सकता है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य को अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद प्राचार्य ने छात्रों को उनकी मांगों को जल्द ही पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र गुर्जर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे 1 सप्ताह के अंदर पूरी नहीं की जाती है तो कॉलेज बंद करवाया जाएगा। हम एबीवीपी के बैनर तले यहाँ पे ज्ञापन देना है और हमारी मुख्य 10 मांगे हैं जिनको लेकर हमने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हमारे को प्राचार्य महोदय ने आश्वासन दिया कि जल्दी इस पर कार्य किया जाएगा। हमारी 10 मुख्य मांगे राजस्थानी भाषा में एमए करवाने के लिए, क्रिकेट पिच बनवाने के लिए, खिलाड़ियों का टीए बढ़ाने के लिए, हेल्थ सेंटर खोलने के लिए, एटीएम मशीन लगाने के लिए, फोटोकॉपी मशीन लगाने के लिए, निःशुल्क और ई-मित्र खोलने के लिए और ऐसी कई मांगे लेकर हम प्राचार्य महोदय के पास में हैं और उनको ज्ञापन दिया है। प्राचार्य महोदय ने जल्दी इन मांगों पर कार्य करने की। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो अगर 1 सप्ताह में हमारी मांगों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो कैंपस बंद करवाया जाएगा। भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर
जीसीए कॉलेज में प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग थी हेल्थ सेंटर और एटीएम मशीन, फोटोकॉपी की मशीन लगाई जाए जीसीए के अंदर क्रिकेट पिच का निर्माण किया जाए। अगर महाविद्यालय परिसर इन मांगों को पूरी नहीं करता है तो जल्द ही विद्यार्थी परिषद बड़ा प्रदर्शन करेगी और जिसके जिम्मेदार खुद महाविद्यालय प्रशासन रहेगा। वीरेंद्र जडेजा, विभाग कार्यालय मंत्री, एबीवीपी अजमेर। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक और नए सफर पर। अजमेर के अलवरगेट थाना क्षेत्र स्थित सेंट थॉमस स्कूल के पास एक बेहद विचलित कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया। एक गाय के साथ दुष्कर्म किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी देते हुए अलवरगेट थाना एएसआई मोतीलाल ने बताया कि प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान जारी है। गौरतलब है कि कल ही घुघरा घाटी से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें गाय के बाड़े में जाकर एक व्यक्ति द्वारा लगातार उसका दुष्कर्म किया गया और उसे जख्मी करता गया। बाद में यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। आज इन दोनों घटनाओं के बाद जनता ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। क्या मामला दर्ज हुआ है थाने में? आज दिनांक 1 जुलाई को एक अज्ञात व्यक्ति ने गाय के साथ मध्य रात्रि को कुकर्म किया, जिस पर थाना आजा पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। कौन सी जगह का मामला है? ये थॉमस स्कूल के पास अलवरगेट। देखिए, कल दिनांक 1/7/24 को प्रार्थी ने रिपोर्ट दी कि 30 और 1 की मध्य रात्रि को सेंट थॉमस स्कूल जादूगर के पास में रोड पे गाय बैठी हुई थी, जिसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति अश्लील हरकत कर रहा था, जिस पर राजस्थान गोवंश पशु अधिनियम और 377 में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच जारी है, पुलिस कस्टडी में लिया गया है, पूछताछ जारी है, अनुसंधान जारी हुआ। ये थॉमस स्कूल के पास में आज वापस फिर गाय के साथ क्रूरता की गई और सीसीटीवी फुटेज में भी आया है
जिस तरीके से आज अजमेर में दो घटना हुई है अलवरगेट थाने के आसपास में और सिविल लाइन थाने के आसपास में, वहाँ पे हुई। बेजुबान जानवरों के साथ में जिस तरीके से ये दर्दनाक ही हो रहा है, होना नहीं चाहिए। हम तो यही कानून से करेंगे कि भाई इनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सेवा परमो धर्म और जीव समिति की तरफ से राधे श्याम सच्ची जीव सेवा भोला जी। कल रात में 2 बजे करीब कोई व्यक्ति था, 2 बजे करीब कोई व्यक्ति था, ये अपने कल्लू चाय वाला जादूगर के मोड़ पे ही। तो हमारे पास वीडियो आई और वो गाय के साथ बहुत शर्मनाक हरकत कर रहा था। तो हमने अलवरगेट थाने में रिपोर्ट दी, फिर कार्रवाई हो गई। अब उसको पकड़ लिया गया है। उस व्यक्ति का कोई नाम वगैरह हमको पता नहीं। आज ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा चालकों ने यातायात निरीक्षक भीखाराम काला के समक्ष अपनी मांगों को रखा। मामले की जानकारी देते हुए आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार दिल्ली गेट की तरफ डायवर्जन किया गया था, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे। इस आदेश के चलते ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा चालक अपने अपने वाहनों को दरगाह नहीं लेकर जा पा रहे हैं, जिसके कारण उनकी आय में काफी गिरावट हुई है। आज इसी को लेकर ई रिक्शा व ऑटो चालक यातायात निरीक्षक के समक्ष अपनी मांग को लेकर पहुंचे और उनसे पुनः अपने वाहनों को दरगाह तक ले जाने की अनुमति मांगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि इस पर जल्द ही सुनवाई नहीं की जाती है तो वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको लेकर के आप पहुंचे? सर, यही आश्वासन दिया जा रहा है हमें कि आपसे रोजी रोजगार नहीं छीना जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है अभी मैंने कहा कि मेरे अंडर में लगभग 300-400 गाड़ियाँ हैं, जैसे रेलवे स्टेशन का मैं अध्यक्ष मित्तल, और मैं भी प्रजा को ये आश्वासन दे रहा हूँ कि अपने लिए रास्ते आगे खुलेंगे। लेकिन हो क्या रहा है इस दरमियान कि पर्यटन आ रहा है, 50 रुपये में अगर भाड़ा तय करते हैं, उनको दरगाह दिखता नहीं, फिर वो सीधा हमारे से माथाफोड़ी करने लग जाता है कि आपने दरगाह दिखाया नहीं, किराया कैसे ले रहे हो। तो हमारे को इससे बहुत ज़्यादा आपत्ति हो रही है। हमारे घर में इतनी परेशानी हो रही है साहब कि जिसकी हद नहीं। हम 2 वक्त का खाना ढंग से नहीं खा पा रहे, ये स्थिति है हमारी, क्योंकि हम केवल डिपेंड करते हैं ऑटो रिक्शा पर। और हम बहुत ईमानदार आदमी साहब, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, जैसा सरकार कहते हैं, जैसे TI साहब करते हैं, उनके आदेश का हम पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम हमारा घर का गुजारा नहीं कर सके तो साहब ये नौबत आ जाएगी, लास्ट में जाके हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। आज कहाँ पे आए आप, किससे मिलने आए? TI साहब से। क्या मिलने बात हुई कुछ? नहीं सर, बस बात चल रही है हमारी। संरक्षक साहब आपके साथ में कौन कौन सी टीम और यूनियन साथ में है जी? ऑटो यूनियन के साथ में और कौन कौन सी यूनियन साथ में है? ऑटो रिक्शा यूनियन और करण सिंह जी साथ में। अभी तक तो सिर्फ हम स्टेशन वाले वो इकट्ठा हुए, बाकी मेरे जितने भी ऑटो रिक्शा स्टैंड वाले वो सब ये कह रहे कि आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए हम तैयार। अभी लगभग 250-300 आदमी है। आने वाले टाइम में अगर हमारी सुनाई नहीं हुई तो ये लगभग 5000 में तबलीग हो जाएंगे और पूरा मार्केट जाम होने में देर नहीं लगेगी साहब। बहुत मजदूर आदमी हैं और हम सीधे साधे लोग हैं। हम बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। आज से नहीं, 79 से करीबन रेलवे स्टेशन के ऊपर ही चलते हैं। हम मजदूरी से स्टार्ट हुए थे, ऑटो तक तो पहुंचाने वाली सरकार है और हम सरकार का बहुत एक निजी कहना मानते हैं। आज की तारीख की पोजीशन यह है सर कि जो पायलट आता है तो वो कहता भैया हमको दरगाह तो दिखना चाहिए। आपने हमारे से 50 रुपये तो ले लिया, आपने 40 तो ले लिए, लेकिन दरगाह तो दिखना चाहिए। तो हम सबके पास बार बार इसीलिए आ रहे हैं कि सर हमारी भी इस समस्या का समाधान करो। तो आगे दूसरे जो ऑटो वाले हैं उनको जाने दिया जा रहा है? वो नहीं, आगे जा रहे थे जहाँ पर स्टैंड है धान मंडी के ऊपर, वो ऑटो रिक्शा जा रहे हैं, अभी भी जा रहे थे। लेकिन कल हमने इनसे बात की है तो कल के बाद में अभी भी इनका कहना माना या नहीं माना उसकी तो हमको मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी आज तक का आश्वासन यह है सरकार की तरफ से कि भाई एक भी ऑटो रिक्शा अंदर नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा है तो सबके लिए बंद करो, और जा रहा है तो फिर सर हमारे साथ में इतना ऐसा क्यों? अच्छा, अगर नहीं जाने दिया तो फिर क्या, किस तरह का? नहीं जाने दिया तो फिर हमारे जो राष्ट्रीय पूरे ऑटो यूनियन के अध्यक्ष है करण सिंह जी, वो आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करके फिर आगे जो भी धरना प्रदर्शन होगा वो तो होगा ही होगा, इसमें क्या बात है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम कालूराम मंत्री, रेलवे स्टेशन, करण सिंह जी की मार्फत से संरक्षक ऑटो रिक्शा यूनियन। वहीं यातायात निरीक्षक भीखाराम काला ने कहा कि दरगाह की गलियां सकड़ी होने के कारण इतने वाहनों की आवाजाही संभव नहीं है, साथ ही यातायात भी बाधित रहता है, जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। एसपी साहब के आदेशानुसार दिल्ली गेट से पहले डाइवर्जन लिया है और वो डाइवर्जन सफलतापूर्वक चल रहा था। अब ये यूनियन वाले जो लीडर वगैरह आए हैं उनको समझाइश की गई है कि 10,000 के करीब तो ई रिक्शा है, 3,000 के करीब ये छोटे वाले टेम्पो वगैरह और भी छोटे मोटे साधन हैं।
13,000 साधन दरगाह की गलियाँ नहीं झेल सकती, क्योंकि दरगाह की गलियाँ बहुत ही संकरी गलियाँ हैं। सामने ये बात इनकी सही है कि इनके वैसे वहाँ तक आगे नहीं जाने से किराया कह रहे हैं कम ले रहे हैं, कम दे रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन इतना टॉपिक दरगाह की जो छोटी गलियाँ हैं, दरगाह की छोटी सड़कें हैं, वो झेल नहीं पाएगी। तो इनको समझाइश की गई है कि हम वैसे अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए दरगाह में सिर्फ हम ये चाह रहे हैं कि दरगाह में जो दर्शन करने के लिए आए वो पैदल जाएं आगे, और ट्रैफिक दरगाह के अंदर नहीं जाए, जिससे वैसे वहाँ व्यवस्था बनी रहे। और उससे जब वैसे बाहर से आने वाले लोग दरगाह में पैदल चलेंगे तो वहाँ के व्यापारियों को भी लाभ होगा, और वहाँ के जो दुकानदार हैं उन सभी को फ़ायदा होगा। साथ में ही दरगाह में वैसे जो ट्रैफिक का रेलम पहल रहता है, ई रिक्शा है, टेम्पो है, और भी साधन हैं जो वैसे बेतरतीब से चलते रहते हैं, जिससे दरगाह में बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी होती है। और हमारी वैसे जो स्मार्ट सिटी है इसमें उसकी एक अच्छी छवि लेकर नहीं जाते हैं। तो हमारे एसपी साहब चाहते हैं कि दरगाह में आने वाला प्रत्येक बार का जो पर्यटक है वो एक ऐसा मैसेज लेके जाए कि दरगाह में क्या व्यवस्था है, बहुत शानदार व्यवस्था है। तो एसपी साहब के निर्देशानुसार हम दरगाह क्षेत्र में शानदार व्यवस्था करने जा रहे हैं। और अब मिनी उर्स आएगा, उसमें हम ट्रैफिक की अलग व्यवस्था करेंगे, और दरगाह की साइड में 1-1 किलोमीटर में हम अंदर की साइड में कोई ट्रैफिक नहीं जाने देंगे। ठीक, एसपी साहब बहुत ही अच्छा आदेश फरमा रहे हैं। और जैसे अयोध्या में भी ऐसा ही है, और स्मार्ट सिटी के लिए ये होना ज़रूरी है, इसलिए श्रीमान एसपी साहब के आदेश अनुसार हम ऐसे काम कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण समिति जिला शाखा अजमेर के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा आईजी रवि दत्त गौड़ का सार्वजनिक सभा में अपमान करने व अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष व सेवानिवृत्त एडिशनल एसपी मदन दान सिंह ने जानकारी देकर बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा इस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग जनसभा में करना शोभा नहीं देता है। व उनके द्वारा आईजी रवि दत्त गौड़ को धमकी भी दी गई है, जिसकी वजह से पूरा पुलिस परिवार आघात है, और सभी ने एकमुश्त होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि गोविंद सिंह डोटासरा तुरंत आईजी रवि दत्त गौड़ से माफी मांगे, और यदि वे माफी नहीं मांगते हैं तो राज्य स्तर का आंदोलन किया जाएगा। कोटा रेंज के आईजी साहब रवि दत्त गौड़ साहब के विरुद्ध डोटासरा जी ने एक जनसभा से बहुत ही अपमानजनक और भद्दी टिप्पणियां की, उनको धमकाया और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसको लेकर के राजस्थान में पुलिस फोर्स में और रिटायर्ड कर्मचारियों में आक्रोश है। पुलिस फोर्स क्योंकि अनुशासन से बधी हुई है, अपनी बात कह नहीं पाती, और प्रजातंत्र में हम भी अपेक्षा करते हैं कि कोई भी राजनेता जो मेच्योर राजनेता है वो सभी सरकारी कर्मचारियों के, इवन पब्लिक के साथ, किसी भी साधारण व्यक्ति के साथ भी अच्छा व्यवहार करे, ये अपेक्षा की जाती है। पर डोटासरी जी जैसा पुराना आदमी राजनीतिज्ञ भी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है जो बहुत अपमानजनक है और घोर आपत्तिजनक है। हम उसकी निंदा करते हैं। राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण समिति के अध्यक्ष की तरफ से, सभी कार्यकारिणी की तरफ से हम लोगों ने कलेक्टर मैडम को और एसपी साहब को ज्ञापन देकर के ये मांग की है कि राज्य सरकार तक ये पहुँचे और डोटासरा जी इसके लिए माफ़ी मांगे। यदि वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसको राज्य स्तर का आंदोलन करेंगे, और उसमें केवल पुलिस ही नहीं सभी कर्मचारी शामिल होंगे। और हम ये अपेक्षा भी करते हैं कि कोई भी राजनेता हो, चाहे वो पुलिस के प्रति, सभी के प्रति अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, अच्छी भाषा का प्रयोग करे, वर्किंग का अच्छा माहौल प्रदान करे, ये उनकी ड्यूटी है। 4 महीने पहले तो वो ठीक थे, वही आईजी साहब, और 4 महीने में सरकार बदलेगी तो ख़राब हो गए, इतने ख़राब हो गए। तो ये क्या है? ये मैच्योरिटी है? इस तरह की अपरिपक्वता और गंदी मानसिकता की हम निंदा करते हैं। मदन दान सिंह, एडिशनल एसपी, अध्यक्ष राजस्थान पुलिस परिवार कल्याण समिति अजमेर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।